तो कैसे हैं आप लोग? मज़ा आ गया? चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई अपनी। वेलकम बैक वंस अगेन गाइस। जो भी बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं उन सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप हमारा ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो, ये चल रहा है लाइट क्लास 10th CBSE बोर्ड का एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आवर बोर्ड्स। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जा करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई। ये है हमारा लेक्चर नंबर 3। आई होप आप लोगों ने पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर देख लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं स्फेरिकल मिरर। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल टेक मिरर फॉर्मूला। हम लोग मिरर फॉर्मूला बनाएंगे जो होता है 1/f इक्वल टू 1/v इक्वल 1/v माइनस 1/u। हम उस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, ठीक है, और मैग्निफिकेशन देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो सबसे पहली बात क्या कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है, ठीक है। अगर आप लोग एक ग्लास का बॉल ले लो, ठीक है, एक ग्लास का स्फेयर ले लो और उस ग्लास के स्फेयर को आप लोग कट कर दो, ठीक है, ग्लास के स्फेयर को आप लोग कट कर दो। तो अगर जो ग्लास का स्फेयर है उसके अंदर वाला हिस्सा, ठीक है, सपोज करो कि जो उसके अंदर वाला हिस्सा है वो किसी कलर से कोटेड है, तो बाहर का जो सरफेस होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और अंदर का सरफेस जो है एक पॉलिश सरफेस है, ठीक है। तो ये जो कर्व्ड सरफेस आता है इसी को स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। स्फेरिकल मिरर होता क्या है? इट इज सिंपली अ पीस कट आउट ऑफ अ ग्लास पेयर whose either of the side is made reflecting, ठीक है, उसका कोई एक साइड जो होगा वो रिफ्लेक्टिंग बनाया जाएगा। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर मे बी इनवर्ड और आउटवर्ड, और जो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो मे बी इनवर्ड हो सकता है या मे बी आउटवर्ड हो सकता है। बात समझ में आ गई? तो इसी के बेसिस पे दो टाइप्स के मिरर बनते हैं। पहला होता है हमारा कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। कॉनकेव मिरर क्या होता है? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड हो, ठीक है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड हो उसको कॉनकेव मिरर कहेंगे। एग्जांपल के तौर पे चम्मच ले लो, ठीक है, चम्मच का जो अंदर वाला हिस्सा होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग किसी चीज को उठाते हैं, तो वो वाला जो अंदर वाला हिस्सा होता है वो कॉनकेव सरफेस होता है, ठीक है, क्योंकि उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कॉनकेव होता है। एंड एट द सेम टाइम अगर उसके हम पिछले वाले हिस्से की बात करें तो वो एक कॉन्वेक्स मिरर का फॉर्म काम करता है, ठीक है, वो एक कॉन्वेक्स मिरर का काम करता है। तो कॉनकेव मिरर का अगर डेफिनेशन देखा जाए क्या हो सकता है? अ स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inwards facing toward the center of the sphere, ठीक है, आखिर स्फेयर का सेंटर तो यही कहीं होगा, ठीक है, तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो कहीं उसके सेंटर की तरफ फेस कर रहा होगा एंड उसी को कॉनकेव मिरर कहते हैं। और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये वाला हिस्सा हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वाला हिस्सा हमारा पॉलिश सरफेस है जो कि किसी कलर से कोट किया रहता है। बात समझ में आ गई? अब चलते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे। सो व्हाट इज अ कॉन्वेक्स मिरर? अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्जिंग, ठीक है, बल्जिंग मतलब कि बाहर की तरफ वो हिस्सा निकला हुआ होगा, ठीक है, जो ये सरफेस होगा इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा ये बाहर की तरफ निकला हुआ होगा एंड अपोजिट टू द सेंटर ऑफ द स्फेयर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम वो अपोजिट भी होगा, किसके? सेंटर उसका इस तरफ होगा और वो सेंटर के दूसरी तरफ होगा एंड द सेकेंड सरफेस इज ऑफ पॉलिश सरफेस, ठीक है। तो ये हो गया स्फेरिकल मिरर के टाइप्स, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर एक स्फेयर के हिस्से को कट किया जाए और अंदर वाला हिस्सा अगर ओपैक हो, ठीक है, मतलब कि अंदर वाले हिस्से अगर लाइट डाली जाए, ठीक है, तो वो इस साइड से ना निकले, मतलब कि अंदर वाले हिस्से पे हमने कोटिंग कर रखी है, ठीक है, तो बाहर का सरफेस हमारे लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ, ये वाला सरफेस हमारे लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ, तो इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर होगा। और इसमें बाहर वाला सरफेस ओपैक है और अंदर वाला सरफेस क्या है? रिफ्लेक्टिंग है। तो इस कंडीशन में ये कौन सा मिरर हुआ? कॉनकेव मिरर। बात समझ में आ गई? चलिए, a spherical mirror can be thought of as being made up of a portion cut from a hollow glass pair, ठीक है। आखिर एक मिरर को कैसे बनाते हैं हम, खास करके स्फेरिकल मिरर को? तो सपोज कीजिए कि कोई हमारे पास एक हॉलो ग्लास की स्फेयर थी और उसको हमने कट कर दिया तो हमको एक स्फेरिकल मिरर मिल गया। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहला जो है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है? ये एक्चुअली जो मिरर का होता है, ठीक है,
जो मिरर होगा उसका जो सेंटर होगा उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। बात समझ में आ गई? इट इज द सेंटर ऑफ अ हॉलो स्पेयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। ठीक है, ये मिरर जिस भी स्फेयर का पार्ट होगा उसका जो भी सेंटर होगा, ठीक है, उसका जो भी सेंटर होगा वो हमारे लिए सेंटर ऑफ स्फेयर होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जिसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, तो सेंटर ऑफ स्फीयर से लेकर के, ठीक है, सेंटर ऑफ स्फीयर से लेकर के पोल तक, मतलब कि जो रेडियस होगा, ठीक है, वो जो हमारा मिरर है वो जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर का जो रेडियस होगा वही हमारे लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा। ठीक है, रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। पोल क्या होता है? इट इज जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंट्रल पार्ट होगा, मतलब कि एकदम बीचों बीच वाला हिस्सा, उसी को पोल कहेंगे। इस कंडीशन में जो m और p के बीच की दूरी होगी और जो m1 और p के बीच का डिस्टेंस होगा वो इक्वल रहेगा। इसका मतलब कि हम उसके सेंटर पे हैं। बात समझ में आ गई? रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, रिफ्लेक्टिंग मिरर का, जो भी स्फेरिकल मिरर हमने लिया है उसका जो भी सेंट्रल पार्ट होगा, ठीक है, उस मिरर का जो भी सेंट्रल पार्ट होगा वो हमारे लिए प्रिंसिपल पोल होगा। ठीक है, अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा? वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल पोल को, ठीक है, पोल को ज्वाइन करती हुई जाती है, उसी को प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है हमारा फोकस। फोकस क्या होता है? एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। ठीक है, ये रेडियस का आधा होता है। ठीक है, ये रेडियस का आधा हिस्सा होता है और इसको फोकस बोलते हैं। अपर्चर क्या होता है? तो मिरर के जो दो एंड्स के बीच का डिस्टेंस होता है उसी को अपर्चर कहा जाता है और उसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। बात समझ में आ गई? इट इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया ऑफ द मिरर। इंटेंसिटी ऑफ द इमेज फाउंड बाय स्फेरिकल मिरर इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ इट्स अपर्चर। ठीक है, जो भी उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उसका जो डायमीटर, ठीक है, इतना समझिए कि पूरे रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो भी डायमीटर होगा वो हमारे लिए अपर्चर होगा। ठीक है, और जो अपर्चर होगा वो उसके इंटेंसिटी के, ठीक है, जो भी लाइट की इंटेंसिटी होगी वो उसके प्रोपोर्शनल होगा। कैसे? उसके एरिया के रिस्पेक्ट में। जैसे कि लाइट की इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई डी स्क्वायर बाई फोर। ठीक है, पाई डी स्क्वायर बाई फोर। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, मतलब कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके अपर्चर का स्क्वायर। ये बात मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता रखी है कि जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो उसके अपर्चर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बात समझ में आ गई? चलिए, अब प्रिंसिपल फोकस मैंने आप लोगों को बताया था, द रे क्लोज एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर इंसिडेंट ऑन द स्फेरिकल मिरर, then after reflection they pass or seems to come from a point on the principal axis and this point is called principal focus। मतलब क्या हुआ इसका मैं समझाता हूं कि सपोज कीजिए कि कोई लाइट रेस पैरेलली आ रही है, ठीक है, ठीक है, और वह किसी एक पॉइंट पे आकर के मर्ज हो रही है। ठीक है, मैं पैरेलल रेस की बात कर रहा हूं। ठीक है, जो भी रेस क्लोज हो या फिर पैरेलल रेस हो मैं उनकी बात कर रहा हूं कि वो एक पॉइंट पे आकर के रिफ्लेक्ट होंगी और वही पॉइंट हमारा प्रिंसिपल फोकस होगा। ठीक है, या तो वो रिफ्लेक्ट होंगी एक्चुअली में, या हमें ऐसा लगेगा कि वहां पे जो इंसिडेंट रेज हैं वो आकर के मीट कर रही हैं। जैसे कि इस कंडीशन में तो एक्चुअली यहाँ पे मीट हो रहा है बट इस कंडीशन में नहीं हो रहा है। ठीक है, ये रियल वाला कंडीशन है और ये वर्चुअल वाला कंडीशन में हमें ऐसा लग रहा है कि ये लाइट रेज कहीं पीछे जाकर के मीट करेंगी और वो पॉइंट हमारे लिए प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। बात समझ में आ गई? फोकल लेंथ क्या होता है? इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर टू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, दैट इज एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, एंड इट इज डिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द मीडियम इन विच द मिरर इज प्लेस्ड। ठीक है, और जो फोकस होता है, फिर जो फोकल लेंथ होती है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मीडियम हमारा डेंसर हो गया, रेयरर हो गया, ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा जो फोकल लेंथ होगा वो चेंज होता रहेगा। बात समझ में आ गई? मीडियम के हिसाब से फोकल लेंथ चेंज होता रहेगा। ठीक है, यहां तक सारी बातें क्लियर है? आगे चला जाए? चलिए आगे चलते हैं।
एक बात नोट डाउन करेंगे कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, ये कर्व सरफेस के लिए भी होल्ड करता है। मतलब कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो बराबर होंगे, और तीनों रेज मतलब कि नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आकर एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे और एक ही प्लेन में रहेंगे, ठीक है, चाहे वो कॉन्वेक्स सरफेस हो या फिर कॉनकेव सरफेस हो। बात समझ में आ गई? चलिए अब देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर, लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, वो कौन कौन से लॉ हैं जो कि स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल मिरर सच एज स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस स्फेरिकल मिरर्स, जैसे कि कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स मिरर। तो जो पहला लॉ ये बोलता है द रे इनिशियली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो रेज जो कि इनिशियली तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी या फिर क्लोज थी उसके, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस और अपीयर्स टू पास, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से एक्चुअली पास होगा या हमें ऐसा अपीयर होगा कि पास हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमें एक्चुअली नहीं मिल रहा है, ये अपीयर हो रहा है कि हाँ ये प्रिंसिपल फोकस से पास हो रहा है। तो पहला लॉ ये बोलता है कि कोई भी लाइट रेस, ठीक है, एनी लाइट रेज अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और उसके क्लोज है, ठीक है, या फिर वो पैरेलल है या फिर वो उसके क्लोज है, मतलब कि बहुत नजदीक है, ठीक है, बहुत नजदीक मतलब कि करीब यहां से, ठीक है, मतलब उनके बीच में ज्यादा गैपिंग ना हो, तो वो जो लाइट रेज होंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल फोकस से पास करेंगी। इस बात का खास ध्यान रखना है, ठीक है। और इस कंडीशन में फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज एंगल आई इक्वल टू एंगल आर बाय द डेफिनेशन ऑफ फोकस, ठीक है, जो एंगल आई और जो एंगल आर होंगे वो बराबर होंगे। बात समझ में आ गई? चलिए सेकेंड लॉ क्या बोलता है, अ रे इनिशियली पासिंग और appearing to pass from the principal focus after reflection becomes parallel to the principal axis, ठीक है, after reflection becomes parallel to principal axis by the principle of reversibility, that is any number of reflection if direction light ray is reverse it retrace its whole path। जो हमने पहला लॉ क्या पढ़ा था, पहला लॉ इतनी जल्दी भूल गए आप लोग गधों? पहला लॉ देखो क्या था, पहला लॉ ये कह रहा था कि अगर कोई भी लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी, ठीक है, ठीक है, वो प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी। सेकेंड लॉ ये कहता है कि अगर कोई लाइट रेस इनिशियली ही प्रिंसिपल फोकस से जा रही है तो वो लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, मतलब कि उसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, और ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करता है, ठीक है। जो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये कहती है कि अगर कोई भी लाइट की रेस है, ठीक है, जितना भी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन हो रहा है, अगर उनका डायरेक्शन रिवर्स कर दिया जाए तो उनका जो पाथ होगा वो भी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, अगर लाइट की डायरेक्शन को हम लोग रिवर्स कर दें तो जो उनका पाथ होगा वो भी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ क्या बोलता है, a ray initially passing or appears to pass through the center of curvature after reflection retraces its path। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोई भी लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो वो बिल्कुल परपेंडिकुलर जा करके मिरर पे रिफ्लेक्ट करेगी। आप लोग इस बात को ध्यान रखोगे, ठीक है, कि अगर कोई भी लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो एंगल बनाएगा वो बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को एक चीज यहाँ पे और बता देता हूं कि अगर स्फेरिकल मिरर पे, ठीक है, कोई रिफ्लेक्शन के लिए बोलता है कि आपको रे डायग्राम बनाना है, सपोज करो कि ये हमारी लाइट रेज आ रही है, इस पे आप लोगों को रे डायग्राम बनाना है, ठीक है। एक बात का खास ध्यान रखोगे, सबसे पहले आप लोग को नॉर्मल बनाना होगा, क्योंकि नॉर्मल से आप लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालोगे। तो आप लोग को नॉर्मल इस तरीके से बनाना है कि जो नॉर्मल हो वो बिल्कुल इसके सेंटर से क्रॉस हो। बात समझ में आ गई? जो नॉर्मल बनाओगे वो बिल्कुल इसके सेंटर से क्रॉस होगा, ठीक है। और उसी लॉ को आप लोग हमेशा याद रखना कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइट रेज जा रही है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएगा। क्यों? क्योंकि वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, किसके साथ? मिरर के साथ। ये था हमारा लॉ नंबर थर्ड। अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। इसको यहाँ पे शॉर्ट में देख लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि ये उतना आप लोगों ने इसको क्लास 6, 7, 8 में भी पढ़ रखा होगा, ठीक है, तो इस पे ज्यादा हम लोग को कुछ चर्चा नहीं करनी है, बस देख लेते हैं एक बार। Following figure shows image formation by concave mirror for different position of an object. The intersection of at least two reflected rays give the position of the object, ठीक है, कम से कम दो लाइट रेज हमें चाहिए पोजीशन पाने के लिए।
तो यहाँ पे 7 कंडीशंस होते हैं, ठीक है, 7 कंडीशंस होते हैं, जिनको बेसिकली 6 ही होते हैं, बट 6 यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है, तो उस हिसाब से 7 हुए, ठीक है। पहला कंडीशन क्या बोलता है, हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहला कंडीशन क्या बोलता है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, और पोल के बीच में प्रेजेंट हो, तब क्या होगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे प्रेजेंट हो, ए बी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच में प्रेजेंट हो, तब क्या होगा, तो एक लाइट रेज इसके पैरेलली जाएगी, वो फोकस से पास हो गई, ठीक है, और सेकेंड वाला लाइट रेज कहाँ से जाएगा, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। आप लोग बस ये 2 लॉ याद रखना कि आप लोगों को 2 रेस पास करानी है, तो पहला रेस प्रिंसिपल फोकस से जाना चाहिए और दूसरा वाला रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाना चाहिए। बस इन 2 बातों का आप लोग खास ध्यान रखोगे, ठीक है। हमने पास करवा दी, बट ये लाइट रेस तो आगे जाकर के कहीं नहीं मीट करेंगी, ठीक है, क्योंकि ये लाइट रेस के बीच में एंगल बढ़ता चला जा रहा है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे एंगल बन गया तो जाहिर सी बात है, अगर 2 रेस के बीच में एंगल बन गया थीटा, तो वो आगे जाकर के कहीं नहीं मिलेंगी, ठीक है। इसका मतलब कि ये लाइट रेस कहीं पीछे मिल रही हैं, बिहाइंड द मिरर कहीं जाकर के मिल रही हैं, ठीक है। जब इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये हमें यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होगी, पहली बात कि इमेज हमारा इरेक्ट है, अपोजिट साइड पे पड़ रहा है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है, ठीक है, और कैसा बन रहा है, वर्चुअल इमेज है, ठीक है। सेकंड क्या बोलता है कि अगर लाइट रेज हमारा फोकस पे है, सॉरी जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल फोकस पे है, ठीक है, तब क्या होगा, तो हमने सेकंड लॉ पढ़ा था कि अगर लाइट रेज फोकस से पास होंगी तो वो पैरेलल हो जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, ये लॉ हमने पढ़ा था ना। तो पैरेलल रेज आई, प्रिंसिपल फोकस से गुजर गई, एक लाइट रेज हमारा ऊपर की तरफ गया और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ये लाइट रेज पैरेलली एक दूसरे से दूर चली गई, ठीक है, ये लाइट रेज पैरेलल चली गई और ये जाकर के कहां पे मिलेंगी, इन्फिनिटी पे मिलेंगी, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या बोलता है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ हो, तब क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट हमारा कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में जाकर के बनेगा, ठीक है, कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में जाकर के बनेगा, और इस कंडीशन में हमारा जो इमेज होगा वो इन्वर्टेड होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा, और कैसा होगा, एट द सेम साइड ऑफ द इमेज, सॉरी एट द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट के सेम साइड पे होगा, बट इन्वर्टेड होगा और रियल होगा और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगा। अब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाइट रेज ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो तो इमेज भी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, सेम साइज का बनेगा, ठीक है, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। बात समझ में आ गई। अब अगर इमेज को, सॉरी ऑब्जेक्ट को, बार बार इमेज निकल जा रहा है, सॉरी, अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा जाए तो जो इमेज बनेगा वो कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा, ठीक है, कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। ये हमारा कंडीशन नंबर 5 था। आप लोग को रे डायग्राम बनाना तो आता है ना, वरना फिर मुझे आप लोगों को रे डायग्राम बनाना सिखाना पड़ेगा, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है यार। देखो पहली रेज आप लोगों को किसी भी तरीके से फोकस से पास करानी, तो फोकस से लाइट रेज पास कराने का 2 कंडीशन। पहला कंडीशन क्या बोलता है कि लाइट रेज अगर डायरेक्टली फोकस से जा रही हो तब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी, और क्या बोलता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर हम लाइट रेज को डाल रहे हैं तो वो कहां से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से। एक लॉ ये याद रखना है, सेकंड लॉ कि जो लाइट रेज अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाती हैं। एक लॉ ये याद रखना है, बस कहानी खत्म आप लोगों की। आपकी कहानी नहीं खत्म, अपनी कहानी मत खत्म करो। चलो अब आगे देखते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। जो ए डैश बी डैश हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा वो छोटा बनेगा, ठीक है, और कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, सही बात है, और कैसा बनेगा, रियल बनेगा, सही बात है, और एट द सेम साइड ऑफ द मिरर, चलो अच्छी बात है। अब अगर लाइट रेज पैरेलली आ रही हो तो पैरेलल लाइट रेज कहां से आएंगी, इन्फिनिटी से आएंगी। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट हमारा अगर इन्फिनिटी पे रखा हुआ तब क्या होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो हमारा इमेज बनेगा वो फोकस पे बनेगा, ठीक है, पॉइंट साइज इमेज बनेगा। इसमें एक और कंडीशन दिया गया है कि अगर लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना होकर के,
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना होकर के किसी और डायरेक्शन से आती हैं, बट वो लाइट रेस पैरेलल हैं एक दूसरे के, तब क्या होगा, तब जो हमारा इमेज बनेगा, ठीक है, वो फोकस पे ही बनेगा, ठीक है, सॉरी वो फोकस पे नहीं बनेगा, वो फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस के कहीं बीच में जाकर के बनेगा, ठीक है। और इस कंडीशन में वो वाला लॉ फॉलो नहीं होगा कि कोई भी लाइट रेज आ रही है वो फोकस से गुजर रही है, ठीक है, वो उसके डायरेक्ट वहां से नहीं गुजरेंगी, बट वो फोकस पे आकर के मीट करेंगी, ठीक है, फोकस पे आकर के वो मीट करेंगी, लेकिन उसका जो साइज होगा वो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। वो आकर के फोकस पे ही मीट करेंगी, ठीक है, ये फोकस पे ही मीट करी, लेकिन उनका जो साइज होगा, इमेज का जो साइज होगा वो पॉइंट साइज नहीं होगा। अब इसको एक ही बार में देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या हुआ, ठीक है। पहला कंडीशन, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, पोल और फोकस के बीच में, तो इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर, साइज क्या होगा, इनलार्ज होगा, और नेचर क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। बात समझ में आ गई। सेकेंड कंडीशन, अगर फोकस पे रखा हुआ हो तो इमेज हमारा इन्फिनिटी पे बनेगा, साइज कैसा होगा, इनलार्ज होगा, हाईली इनलार्ज मतलब कि बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है, और नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड। सिर्फ एक कंडीशन ऐसा होता है, कॉन्केव मिरर की बात कर रहा हूं मैं, कि जो इमेज होगा वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा, और वो होगा हमारा जब ऑब्जेक्ट को हम पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, ठीक है, जब हमारा मिरर सॉरी इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है, वही एक कंडीशन ऐसा होता है जहां पे हमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। और क्या है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो तो इमेज कहां बनेगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, साइज कैसा होगा, इनलार्ज्ड, नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड। बात समझ में आ गई। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड, बियॉन्ड सी, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिमिनिश्ड, छोटा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और एट इंफिनिटी इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एट फोकस, पॉइंट साइज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर इंफिनिटी पे हो बट इंसिडेंट रेज आर नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इमेज हमारा फोकस पे बनेगा बट हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, ठीक है, और कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो ही कंडीशन पॉसिबल होती हैं इमेज फॉर्मेशन की, ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं। पहला है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहीं इंफिनिटी और प्रिंसिपल पोल के, ठीक है, पोल के बीच में पड़ रहा हो, ठीक है, उस कंडीशन में जो इमेज बनता है, ठीक है, वो कहीं जा करके पोल और फोकस के बीच में बनता है। कैसे बनता है वो देख लेते हैं। यहां से एक लाइट रेज गई पैरेलली और वो फोकस से पास हो गई, ठीक है, ये वर्चुअल रेज हैं, मतलब कि एक्चुअली यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है कि एक्चुअली में वहां पे वो पास हो रहे हैं, ठीक है। और सेकेंड लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएंगी, तो यहाँ पे आया, 90 डिग्री बनाया और वापस घूम गया, ठीक है, और इसको जब पीछे एक्सटेंड करेंगे तो कहीं जाकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेगा, और एक कहीं आकर के फोकस पे। तो इसी दोनों के बीच में आकर के कहीं हमें लाइट रे इमेज का जो भी इमेज है वो हमें मिलेगा, ठीक है। साइज कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा, नेचर कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन, अगर ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे हो तब कहाँ पे बनेगा, फोकस पे, बिहाइंड द मिरर एट फोकस, हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। बात समझ में आ गई, सब कुछ क्लियर दिख रहा है ना आप लोगों को। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं, सब कुछ नोट डाउन करते करते चलिएगा आप लोग, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। हमने इमेज फॉर्मेशन देख लिया, हमें रे डायग्राम बनाना आ गया, अब हम देखते हैं प्लस माइनस का खेल, ठीक है, कि कहाँ पे प्लस रखेंगे, किस समय हमारा इमेज नेगेटिव होगा, किस समय हमारा ऑब्जेक्ट का जो भी डिस्टेंस होगा पॉजिटिव होगा, हाइट नेगेटिव होगा, हाइट पॉजिटिव होगा, वगैरह वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के, ठीक है। चलिए पहला क्या बोलता है, द ऑब्जेक्ट as the object AB shows in the figure is always placed to the left of the mirror, which implies that the light
from the object falls on the mirror from the left of the mirror. ये बात क्या, ये स्टेटमेंट जो है वो ये बोलना चाहता है कि हर वक्त हमेशा हर समय, हर वक्त हमेशा हर समय ऑब्जेक्ट को मिरर के लेफ्ट साइड में ही प्लेस किया जाएगा, ठीक है। और यह हमें यह दर्शाता है कि जो लाइट रेज होंगी वो मिरर पे हमेशा लेफ्ट साइड से ही पड़ेंगी। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि लाइट हमारी कहां से निकलेगी? ऑब्जेक्ट से निकलेगी, ठीक है। लाइट की जो रेज होंगी वो ऑब्जेक्ट से निकलेंगी, तो इसका मतलब कि लाइट रेज को हम ऑब्जेक्ट को हमेशा हम कहां रखेंगे? मिरर के लेफ्ट साइड में। इसका मतलब क्या होगा कि जो लाइट की रेज होंगी वो भी लेफ्ट साइड से ही आएंगी। सेकंड क्या बोलता है? ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। जो भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा वो पोल से मेजर किया जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? अगर ये पैरेलल डिस्टेंस है तो इसको हम कहां से मेजर करेंगे? पोल से मेजर करेंगे, ठीक है, और कहीं से नहीं, इसको पोल से मेजर करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज आर टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी मेजरमेंट हम करेंगे उनको हम पॉजिटिव लेकर के करेंगे। लाइट की रेज ये जा रही हैं, इस डायरेक्शन में हम जो भी मेजरमेंट करेंगे वो पॉजिटिवली करेंगे, ठीक है। जो कुछ भी लेंगे हम इधर 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 पॉजिटिव करेंगे। कैसा करेंगे? हवन करेंगे। हवन नहीं करना है, ठीक है। क्या है भाई ये जनाब इरेज? हाँ, आपसे क्या होता है? अच्छा ये लेंस है, सॉरी पेन, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई कि जो भी मेजरमेंट हम लोग इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में करेंगे उनको कैसा लेंगे? पॉजिटिव। अगर उनके अपोजिट कर रहे हैं तो कैसा लेंगे? नेगेटिव। बात समझ में आ गई? चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, उससे नहीं फर्क पड़ता है हमें, ठीक है। चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, जो भी मेजरमेंट करेंगे हम लाइट इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में वो पॉजिटिव होगा और अपोजिट करेंगे तो नेगेटिव होगा। सेकंड क्या बोलता है कि अगर ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव एंड दोज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन नेगेटिव। अगर कोई भी मेजरमेंट हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर करते हैं, ठीक है, कहां करते हैं? ऊपर, तो उसको पॉजिटिव लेंगे। और अगर वही मेजरमेंट हम प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे करते हैं, कहां से? पोल से, तो कैसा होगा वो? नेगेटिव, माइनस, ऋणात्मक, घट जाएगा, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज टेकन एज नेगेटिव व्हाइल कॉन्वेक्स मिरर इज टेकन एज पॉजिटिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट बट उसमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। कॉन्केव मिरर के लिए जो भी फोकल लेंथ लिया जाएगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा। अब ऐसा क्यों है भाई? कॉन्केव सॉरी नेगेटिव लिया जाएगा, ऐसा क्यों है? कॉन्केव मिरर के लिए जो भी हम मेजरमेंट लेंगे वो नेगेटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि वो इंसिडेंट रे के अपोजिट में पड़ रहा है। यहाँ पर फोकस का यहाँ पड़ेगा, उसका मेजरमेंट हम प्रिंसिपल पोल से करेंगे इस डायरेक्शन में, वो नेगेटिव हो गया। और कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव होगा। पोल हमारा यहाँ, फोकस हमारा यहाँ कहीं पड़ा, मेजरमेंट हमने इस डायरेक्शन में की तो फोकस हमें कैसा मिल गया? पॉजिटिव। तो ये थे हमारे 5 साइन कन्वेंशन के स्टेप्स, जिनको आप लोगों को याद रखना है। कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए इरेज करते हैं। अब हम मिटाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिटा दिए। चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं स्मॉल एफ और कैपिटल आर में रिलेशन। जो हमने रिलेशन निकाला था एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, हमने रिलेशन पढ़ा था, ठीक है, स्टार्टिंग में ही। अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। इसका प्रूविंग 10th में नहीं है, ठीक है, तब भी आप लोगों को जानना जरूरी, क्योंकि हम लोग कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसको आप लोगों को जानना जरूरी है, ठीक है। इसमें कभी कभी 2 नंबर 3 नंबर के सवाल बन जाते हैं आराम से। लेट अस कंसीडर, हम कंसीडर करते हैं अ कॉन्केव मिरर स्मॉल अपर्चर ऑन विच a ray is incident parallel and close to the principal axis
इट पासेस थ्रू फोकस एफ आफ्टर रिफ्लेक्शन ज्वाइन सी बी, सी बी इज नॉर्मल टू द मिरर बी। क्या क्या बोल दिया भाई इसने कि कोई लाइट रेज हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही हैं, पॉइंट बी पे वो रिफ्लेक्ट होता है और फोकस से पास होता है। ठीक है, इतनी ही बात कही गई है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सी से बी को ज्वाइन करा देते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए एक नॉर्मल हुआ, सी बी नॉर्मल हुआ। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग बताया था कि अगर नॉर्मल बनाना, जो भी लाइट रेज अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आ जाती हैं, ठीक है, तो वो एक नॉर्मल की तरह एक्ट करती हैं। ठीक है, क्योंकि वो उसके बिल्कुल परपेंडिकुलरली होती हैं। बात समझ में आ गई? ये थीटा, ये थीटा, और अगर ये थीटा तो ये थीटा, क्योंकि दोनों रेज आपस में पैरेलल है। ठीक है, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल, सबसे पहले ये वाला एंगल, पहले इसको मैं इसको इरेज कर दूँ तब समझ में आएगा अच्छे से। इरेज, हाँ, पहले ये वाला एंगल किसके बराबर है? एफ बी सी के, एफ बी सी के, इस वाले एंगल के। हमें पता है कैसे, एंगल आई बराबर एंगल आर। पहला इक्वेशन, एंगल ए बी सी बराबर है किसके? एंगल बी सी पी के, बी सी पी के, ये वाला एंगल बराबर है इस वाले एंगल के। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दो पैरेलल रेज के बीच में, मतलब दो पैरेलल लाइंस हैं, ये जो दो अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं वो कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये भी बराबर हो गए। सेकंड क्या है, पहले और दूसरे वाले कंडीशन से पता चला कि एंगल एफ बी सी, एफ बी सी भैया कहाँ है? एफ बी सी जो ये वाला एंगल है, और एंगल बी सी पी, बी सी पी ये वाला एंगल है, ये बराबर हो गया। कैसे भैया? ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, तो कह सकते हैं कि ये वाला इसके बराबर। भैया दोनों को अगर ऐड, मतलब दोनों को अगर हम क्या करें, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें, तो ये वाला एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करने की बात ही खत्म। ए बी सी की जगह बी सी पी रख दो या फिर एफ बी सी रख दो। ठीक है, तो बात वही पड़ी, हमको ये मिल गया। अरे यार सही से लिखा ना। ठीक है, तो हमें ये वाला मिल गया इक्वेशन नंबर। ठीक है, ये मिल गया हमको, ये वाला चीज मिल गया। क्या कर रहा हूं मैं? या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं? एफ बी सी लिख सकते हैं इस एंगल को, बी सी एफ। बी सी एफ कहाँ है भैया? बी सी एफ और एफ बी सी। चलिए ठीक है, हमने क्या किया, हाँ, जो ये वाला एंगल बन रहा था हमारे लिए, ठीक है, बी सी पी बन रहा था, हमने वहां से पी को हटा दिया। ठीक है, प्रिंसिपल वाले को कहा भैया आप प्रिंसिपल अभी थोड़ी देर के लिए साइड में रहिए, हम अपना काम फोकस से चलाएंगे। ठीक है, तो हमने फोकस को ले लिया, एफ, ये दोनों एंगल हमें बराबर मिल गए। इससे हमें क्या मिल गया कि एफ सी बराबर एफ बी, एफ सी बराबर एफ बी। कैसे भैया? ये दोनों एंगल बराबर है, तो जाहिर सी बात है साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट एंगल्स के जो भी साइड होते हैं एक ट्रायंगल के, वो बराबर होते हैं। तो इसका मतलब भैया कि एफ सी और फेसबुक, एफ बी, फेसबुक होता है ना एफ सी और एफ बी बराबर हो गए। ठीक है, और क्या दिया है? एफ बी सिमिलर टू पी एफ, एफ बी सिमिलर टू पी एफ। ऐसा क्यों कहा भैया ने हमारे? एज द अपर्चर ऑफ द मिरर इज वेरी स्मॉल, बी इज वेरी क्लोज। ऐसा माना गया है कि ये अपर्चर इतना स्मॉल है, ठीक है, इतना स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि बी और पी में कोई गैप ही नहीं है। यहाँ पे तो इसको हम लोगों ने इसको जूम कर दिया है। ठीक है, जूम करके दिखा रहे हैं, लेकिन अपर्चर इस मिरर का इतना ज्यादा स्मॉल है कि पी और बी में कोई डिफरेंस है ही नहीं। ठीक है, तो हमने इसको सिमिलर माना है, कॉन्ग्रुएंट नहीं कहा है, हमने सिमिलर कहा है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज पी सी इज इक्वल टू पी एफ प्लस एफ सी इज इक्वल टू पी एफ। ठीक है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो हम दोनों को बराबर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर ही सकते हैं यूजिंग थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, अब पी एफ इज इक्वल टू, पी एफ इज इक्वल टू पी सी का आधा। बात वही हुई, पी एफ इज इक्वल टू पी सी का आधा। पी एफ क्या है हमारे लिए? स्मॉल एफ। पी सी क्या है हमारे लिए? कैपिटल आर बाई टू। तो हमें प्रूफ मिल गया,
F is equal to R by 2, as F is equal to minus PF, R is equal to minus PC, where F is the focal length, R is the radius of curvature of the mirror. This relation is applicable for both concave and convex mirror. आप लोग इस बात का खास ध्यान रखेंगे। मैंने कॉन्केव मिरर के लिए आप लोगों को ये बता दिया, अब आप लोग जाकर के ट्राई करो कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। ऐसे ही झंझट लगाओ, सॉल्व करो, देखो आप लोग का ये वाला रिलेशन निकल के आता है कि नहीं, ठीक है। ट्राई करो कि ये वाला रिलेशन आप लोग निकालो कॉन्वेक्स मिरर में। आप लोग ट्राई करो और ट्राई करने के बाद मुझे मेल कर देना, ठीक है। ट्राई करने के बाद मुझे आप लोग मेल जरूर कर देना यहाँ, या फिर कमेंट कर देना, कमेंट कर देना। मैं कमेंट में ही देख लूंगा अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया हो। मेरी बात मानो आप लोग कि आप लोग बस एक बार जा करके जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं यहाँ पे, उसको एक बार कॉपी में लिखने के बाद प्रैक्टिस जरूर कर लिया करो, ठीक है। आपका सभी चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, अब हमें मिरर फॉर्मूला बनाना है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, and the distance of the image from the pole of the mirror is called image distance v. The relationship between u, v and focal length is known as mirror formula. The figure shows here AB as an object placed beyond center of curvature, A dash B image of the object. इतनी बातें थी, इमेज बहुत घाच-पच लग रहा है, चलो समझते हैं। हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है AB जो कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, उसके पीछे रखा हुआ है, ठीक है। ये रहा हमारे पास इमेज। आप लोगों को पता है कैसे बना, एक लाइट रेज प्रिंसिपल पे पड़ी पोल पे, और वहां से आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड उसके लॉ को फॉलो किया है, ठीक है। यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो हुआ, एंगल आई बराबर एंगल आर। या फिर आप लोग इतना भी कर सकते हो, ठीक है, कि यहाँ से एक लाइट रेज इस पे पड़ी, फिर फोकस से गुजरी, तब भी आपको इमेज यहीं पे मिलेगा, ठीक है। लेकिन हमने मिरर फॉर्मूला बनाने के लिए इसमें थोड़े से चेंजेस कर दिए, और सेकंड वाला हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस हमें यहाँ जा करके मिल गया इमेज। u जो डिस्टेंस होता है वो डिनोट करता है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट को, v इमेज के डिस्टेंस को बताता है, और f हमारा क्या होता है, फोकल लेंथ, ठीक है। और ये तीनों की तीनों चीजें नेगेटिव होंगी, ठीक है। तीनों की तीनों चीजें नेगेटिव मेजर होंगी। क्यों? क्योंकि ये इंसिडेंट रे के अपोजिट में है। बात समझ में आ गई? चलिए, ये आप लोगों को क्लियर दिख रहा है कि नहीं? मेरे हिसाब से तो क्लियर ही दिख रहा होगा, बट मैं पढ़ते चलता हूं और आप लोग इसको नोट डाउन करते चलिए। सबसे पहले लिखा है PB इज इक्वल टू U, मतलब कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, ठीक है। फिर लिखा है PB डैश, V डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल P, और फिर लिखा है PF जो कि हमारा फोकल लेंथ है, स्मॉल f फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर। मिरर फॉर्मूला डेरिवेशन आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। अब चलिए हम लोग डिराइव करते हैं। सबसे पहला, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल A-B-P, इन ट्रायंगल ABP एंड इन ट्रायंगल A-B-P। ट्रायंगल दिख गया आप लोगों को, पहला वाला ये ट्रायंगल और दूसरा वाला ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल की हमें बात करनी है। देखते हैं इसमें क्या था। एंगल APB बराबर हमें सिमिलर दिखा, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है। चलिए सिमिलर दिखा देते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, हाँ, और ये वाला एंगल 90 डिग्री और ये वाला एंगल 90 डिग्री। बात समझ में आ गई? तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। फिर क्या बोला है यहाँ पे, AB अपॉन A-B इक्वल टू PB अपॉन PB डैश। आप लोगों ने ट्रायंगल पढ़ा है कि नहीं? अभी ट्रायंगल आप लोग अपने आप से पढ़ चुके ही होगे ना। 10th में भाई ट्रायंगल है, आप लोग उसमें कॉन्ग्रुएंसी पढ़नी है, ठीक है। 9th में भी था ट्रायंगल यार, तो उसमें आप लोग ये चीज पढ़ चुके होगे, ठीक है। सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी आप लोग पढ़ चुके होगे, ठीक है। तो ये कुछ हार्ड नहीं है, बिल्कुल हलवा है। हमें क्या दिखाया यहाँ पे कि AB अपॉन A-B बराबर हो गया किसके, PB डैश अपॉन PB के, यही हमें दिखाया गया है, ठीक है। सिमिलरली उसी तरीके से ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल A-B-C, ठीक है। अब ABC कहाँ है भैया, ABC और A-B-C ये भी सिमिलर हो गया हमारे लिए भैया। इसमें भी हम दिखा देंगे क्या, AB अपॉन A-B और BC अपॉन BC डैश, वही दिखाया है यहाँ पे।
पी बी अपॉन पी बी डैश और बी सी अपॉन बी डी, सॉरी यहाँ पे ए बी अपॉन ए डैश बी डैश और बी सी अपॉन बी डैश सी। पहले और एक दूसरे इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करें तो हमें मिल गया ये कि पी बी अपॉन पी बी डैश इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी डैश सी। नॉट सी फॉर कैट, कैट मैंने बिल्ली, वो वाला सी नहीं, ठीक है। पी बी अपॉन पी बी डैश इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी सी डैश। यहां तक की कहानी समझ में आ गई। अब साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, पी बी माइनस कितना होगा, माइनस बी, ठीक है। फिर क्या है, पी बी माइनस यू और पी डैश बी माइनस डी, ठीक है। ये रहा माइनस बी, बी सी इज इक्वल टू पी बी माइनस पी सी, हम निकाल लेंगे, और बी डैश सी को निकाल लेंगे हम लोग पी सी माइनस पी बी, ठीक है। ताकि जो भी हमारा पूरा हमने जो भी यहाँ पे रिलेशन निकाला है ये आखिरी वाला, ये पूरा रिलेशन इस टर्म में आ जाए, यू वी और एफ के टर्म में ही पूरा रिलेशन आ जाए। हमें वो काम करना है। हमने पूरा रिलेशन निकाल लिया। अब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिला है, u बाई वी इज इक्वल टू यू माइनस टू एफ अपॉन टू एफ माइनस वी, ठीक है। उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला, टू एफ यू माइनस यू वी, ठीक है। हमने इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो हमें ये मिल गया। अब क्या मिला हमें, माइनस टू यू वी को इधर लेकर के आएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे और इसको ले जाएंगे तो माइनस और ये माइनस, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या मिल गया, -2 कॉमन ले लेंगे, -2 कैंसल आउट, बचा क्या, यू वी अपॉन एफ यू प्लस एफ बी। अब सभी को यू वी एफ से डिवाइड कर दूं, ठीक है। दोनों साइड में यू वी एफ से डिवाइड कर दो तो हमें ये मिल जाएगा 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला एंड इज एप्लीकेबल फॉर बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। इट कैन ऑल्सो बी अप्लाइड फॉर प्लेन मिरर विथ फोकल लेंथ इंफिनिटी। 1 by infinity is equal to 1 by u plus 1 by v और 0 is equal to 1 by 1 by u, v is equal to माइनस u, ठीक है। बात वही सिंपल सी है कि जितनी दूर पे ऑब्जेक्ट बनेगा उतनी ही दूर पे इमेज बनेगा, बट इन नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। अब क्या, इससे हमें क्या पता चल गया, इमेज इज फॉर्म्ड एज फार एज बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। हमें ये यहां से हम प्रूफ कर सकते हैं। तो ये था मिरर फॉर्मूला। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार जा करके इस डेरिवेशन को प्लीज 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 कॉपी में जरूर कर लीजिएगा। रिक्वेस्ट कर रहा हूं यार, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक दोस्त समझो, ठीक है। एक दोस्त की तरह आपसे बात करने आया हूं मैं आज, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को कि मिरर फॉर्मूला इस्तेमाल करो, बाकी सारा काम अपने आप झंझट से खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसका डेरिवेशन मैंने आप लोगों को बता दिया है, कॉपी उठाओ, फटाफट करते चले जाओ। बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आए तो बुलाओ कैरिमिनाटी को, अभी सब समझ में आ जाएगा भैया। आगे चलें, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। मैग्निफिकेशन, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता रखा हुआ है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। लंबे चौड़े में लिखा है भैया, क्या लिखा है, मैग्निफिकेशन ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द, क्या लिखा, हाँ, टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। रेशियो होता है किसके, इमेज और ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है उसके हाइट का। इट्स मैग्नीट्यूड इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स साइज ऑफ द इमेज इज एज कंपेयर टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई कि कितना बड़ा है हमारा इमेज है भैया ऑब्जेक्ट से, ठीक है, कि इमेज हमारा कितना बड़ा हो गया है ऑब्जेक्ट से। पापा छोटे रहेगा, बेटा बड़ा हो गया। एंड इट साइन इंडिकेट्स वेदर इट इज इरेक्ट और इन्वर्टेड, और जो भी प्लस माइनस उसके आगे लगा रहेगा हमें ये बताएगा कि भैया हमारे कैसे हैं, इरेक्ट हैं कि इन्वर्टेड है, सीधे हैं कि उल्टे हैं, बस यही बताएगा। पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स इरेक्ट, अगर पॉजिटिव होगा तो भैया हमारे बहुत सीधे हैं, इनके अंदर कूट कूट के पॉजिटिव वाली फीलिंग भरी हुई है, सबके लिए रिस्पेक्ट भरा हुआ है। लेकिन भैया अगर हमारे नेगेटिव हो गए तो भैया हमारे हर काम उल्टे तरीके से ही करेंगे। ये हो गए हमारे नेगेटिव वाले भैया, हर काम में इनका उल्टा वाला दिमाग लगेगा, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो ये हो गया नेगेटिव वाला साइन। अब मैग्निफिकेशन ए डैश बी डैश अपॉन ए बी आते हैं। यहाँ पे मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे, ए डैश बी डैश हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन ए बी, इसकी बी बी, सर बी बी नहीं, ए बी अपॉन बी डैश सी। बड़े चालाक हो रहे हो तुम लोग आजकल, पढ़ाई करो।
बी डैश सी अपॉन बी सी यूजिंग सेकेंड ऑफ प्रीवियस टॉपिक। बात समझ में आ गई? और इसको डिनोट करेंगे माइनस एच डैश अपॉन एच इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। माइनस से माइनस खत्म कहानी, मतलब कि क्या भैया, एज पर द साइन कन्वेंशन, हमने साइन कन्वेंशन के हिसाब से किया है। ठीक है जनाब, तो यहाँ पे ये माइनस, ये वाला माइनस, दोनों का खत्म हो जाएगी कहानी, माइनस माइनस खत्म। वापस पता चला कि यहाँ पे कहीं पॉजिटिव, सिर्फ भाई कॉन्केव मिरर में सिर्फ एक ही कंडीशन बनती है। ठीक है, कॉन्केव मिरर में सिर्फ एक ही कंडीशन बनती है, जब हमारा v कैसा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, जो पहला कंडीशन बताया था उसी कंडीशन में सिर्फ v हमारा पॉजिटिव होगा, बाकी सभी कंडीशन में v नेगेटिव होगा, u भी नेगेटिव होगा। ठीक है, ये देख लेते हैं ये क्या है हमारे लिए, मैग्निफिकेशन का रिलेशन। ये हमें मिल गया, m इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, सो हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। माइनस v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, f माइनस वी अपॉन f। ठीक है, ये हमें पिछले वाले फॉर्मूला से ही पता चला था। इसका मतलब क्या हुआ, f अपॉन f माइनस यू। ठीक है, प्रूफ, अब इसकी हम लोग प्रूविंग देखेंगे। ठीक है, f माइनस यू अपॉन इसकी जो प्रूविंग होगी, इसकी प्रूविंग को हम लोग देखेंगे। इन दोनों स्टेटमेंट को प्रूफ किया जाएगा फ्रॉम मिरर फॉर्मूला 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, 1 बाई यू इक्वल टू प्लस 1 बाई वी, जो भी बात हो। v बाई एफ, दोनों साइड में v से मल्टीप्लाई कर दो, v से v कैंसल आउट, बच गया एक, v बाई एफ और v बाई यू प्लस 1 हो गया। ठीक है, इतना ही मिला। अब हमारे यहाँ पे क्या मिल गया भैया, f को हमने उधर भेज दिया, तो हमें मिला क्या, माइनस यू माइनस वी अपॉन यू। साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल हुआ यहाँ पे, माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल टू 1 माइनस वी बाई एफ इज इक्वल टू एफ माइनस वी बाई एफ, एज v माइनस यू इज इक्वल टू एम, सो m इज इक्वल टू एफ माइनस वी बाई एफ। पहला वाला समझ में आ गया। अगेन टेकिंग सेम मेरा फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद हम लोग u से मल्टीप्लाई करेंगे, u से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या क्या मिल गया, माइनस वी बाई यू। ठीक है, माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू 1 माइनस यू बाई एफ। ठीक है, माइनस यू बाई एफ। अरे यार, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, बस। और क्या किया है, इसको इधर और इसको इधर, तो यहाँ का ये माइनस, यहाँ का ये माइनस, हमें क्या मिल गया, एफ। यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, एफ माइनस यू अपॉन एफ, बस। वी माइनस यू पता है हमें एम होता है, तो इसको उल्टा कर देंगे, माइनस वी बाई यू, सो ये 1 बाई एम हो जाएगा, और जब एम लिखेंगे तो एफ ऊपर और एफ माइनस यू नीचे, बस बवाल खत्म, हमारा हो गया मैग्निफिकेशन का प्रूविंग। अब नेचर कैसा होगा, पोजीशन कैसा होगा, गला सूखा सूखा हो गया, पानी पी लें, नहीं चलो पढ़ाई करते हैं। नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज, एज एवरी पार्ट ऑफ द मिरर फॉर्म्स अ कंप्लीट इमेज। हाँ भैया, पता है हमें। Therefore, even if a part of the mirror is obstructed, full image will be formed, but intensity of the image will be reduced. हमें पता है कि मिरर का हर एक पार्ट हमारा कंप्लीट इमेज बनाता है, लेकिन किसी भी हालात में अगर कहीं से ऑब्स्ट्रक्ट, कोई रुकावट आ गई, पूरा इमेज तो बनेगा, लेकिन इमेज की इंटेंसिटी घट जाएगी। ठीक है, दूसरका क्या बोलता है, दूसरका ई बोलता है फॉर एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ सिंगल मिरर इज इरेक्ट, इट ऑलवेज वर्चुअल। चलिए, हमने पता कर लिया। इन दिस सिचुएशन, इफ द साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, मिरर इज कॉन्वेक्स। दिस इज स्टार्टेड इन द गिवन फिगर, इन द फिगर हियर। ठीक है, हमारा क्या बन गया भैया कि इमेज हमारा कैसा हो गया, छोटकू इमेज वाला बन गया। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन हमारा कितना होगा, लेस देन 1 हुआ। ठीक है, मैग्निफिकेशन कितना हो गया हमारा, लेस देन 1, मतलब कि इमेज हमारा छोटा बना है। इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, मिरर इज प्लेन। अगर प्लेन मिरर होगा तो मैग्निफिकेशन किसके एकदम +1 के बराबर होगा। ठीक है, और अगर कॉन्केव मिरर होगा तो मैग्निफिकेशन हमारा +1 से हमेशा ज़्यादा रहेगा। हर बात ध्यान रखेंगे, ओनली द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन एफ एंड पी। सिर्फ एक ही कंडीशन है भैया,
कॉनकेव मिरर वाले में, बाकी सब में फिर कंडीशन लगाना पड़ेगा। कंडीशन क्या है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और प्रिंसिपल पोल के बीच में रहता तभी जाकर के हमारा मैग्निफिकेशन +1 से बड़ा होगा, वरना फिर हमको कंडीशन लगाना पड़ेगा वहां पे भैया, देखना पड़ेगा सब कुछ शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। और क्या बोल रहे हैं हमारे जनाब, ये नेगेटिव मैग्निफिकेशन भी आ रहा है। कब कब, इफ द इमेज फाउंड बाय अ सिंगल प्लेन मिरर इज इन्वर्टेड, उल्टा बन रहा है, इट ऑलवेज रियल एंड मिरर इज कॉनकेव। ठीक है, सिचुएशन क्या है, पहला सिचुएशन है कि साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर बनेगा कब, देन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द इमेज विल लाई बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला कंडीशन, उस समय नेगेटिव मैग्निफिकेशन होगा, बात समझ में आ गई। सेकंड कंडीशन, अगर दोनों की हाइट बराबर हो गई तो -1 के बराबर होगा, लेकिन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा भैया, ये तो पहले जान लो क्यों नेगेटिव होगा। क्योंकि ये नीचे बन रहा है, हम लोग कोई भी मेजरमेंट अगर प्रिंसिपल पोल से नीचे करते हैं तो नेगेटिव लेते हैं, बात समझ में आई, इसीलिए नेगेटिव होगा। हाँ, खोपड़िया बिल्कुल सही चल रहा है आपका, वही 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 बात है भैया, बस वही बात। हाँ, तीसरा कंडीशन ही बोलता है कि लार्जर देन ऑब्जेक्ट देन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस एंड द इमेज विल लाई बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी। कंडीशन पढ़ा हुआ है हमने, मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा लेकिन बड़ा होगा इमेज। ठीक है, मॉड लगा हुआ है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा लेकिन लिखाएगा किसमें, पॉजिटिव में। मॉड लगाने मतलब क्या होता है कि नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आई। हाँ, बस वही कहानी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट स्फेरिकल मिरर, ये कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा है, हम पढ़ दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए बस। यू शुड रिमेंबर द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाइल डीलिंग विद स्फेरिकल मिरर। अंग्रेजी हमारी पसंद है कि नहीं आप लोगों को, मजा आ रहा है ना। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। एज द ऑब्जेक्ट इज हेल्ड फ्रॉम as an object is held in front of a spherical mirror, the distance of the object u is always negative. The real image is formed in front of a mirror, so its distance v is taken as negative. The virtual image is formed at the back of the mirror, so its distance v is taken as positive. Focal length of concave mirror is considered as negative. Focal length of convex mirror is considered as positive. When image formed is virtual and direct, magnification is positive. When image formation is real and inverted, magnification is negative. इतनी कहानी थी, यलगार हो। अब स्फेरिकल मिरर का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो पहला यूज कॉनकेव मिरर का कहाँ कहाँ होता है, एज अ रिफ्लेक्टर इन सर्च लाइट, हेडलाइट ऑफ मोटर व्हीकल टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इट इज ऑलवेज यूज इन टेलीस्कोप, सोलर कुकर एटसेट्रा, इन ऑप्थेल्मोस्कोप फॉर रिफ्लेक्टिंग लाइट ऑन द रेटिना ऑफ द आई। ठीक है, एज अ शेविंग मिरर, दाढ़ी बनाते समय इसका इस्तेमाल होता है। बाय डेंटिस्ट टू सी लार्जर इमेज ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट, दांत उखाड़ते समय जो डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं वो भी ये कॉनकेव मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है भैया, एज रियर व्यू इन ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, जो रियर व्यू मिरर होता है ऑटोमोबाइल्स में, लाइक कार, ट्रक, बसेस, टू सी ट्रैफिक एट द बैक साइड, सच अ मिरर इज प्रिफर्ड बिकॉज इट हैज मच वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज कंपेयर टू प्लेन मिरर ऑफ अ कॉनकेव मिरर एंड ऑलवेज प्रोड्यूस एन इरेक्ट इमेज। ठीक है, हमेशा सीधा इमेज बनाता है, कभी उल्टा इमेज नहीं बनाता है। ठीक है, और फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, फील्ड ऑफ व्यू मतलब कि अगर ये हमारा कोई मिरर है, ठीक है, और ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो जितना मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वाले वीडियो में ही कि जितना जब तक हमें ये लाइट रेस दिखाई देंगी, जिस पॉइंट तक ये लाइट रेस हमें दिखाई देंगी वही हमारा उसका फील्ड होता है। ठीक है, तो ये इतना इसका फील्ड है। यहाँ तक हम कहीं भी चले जाएं हमें इतनी दूरी में लाइट रेस दिखाई देंगी, हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, उसका इमेज दिखाई देगा, लेकिन जैसे इसके हम बाहर चले जाएंगे हमें नहीं दिखाई देगा। चलिए वीडियो को लाइक कीजिए तुरंत, चैनल को सब्सक्राइब करो जाके पहले फट से। क्वेश्चन आ गया हमारे पास, माइक गिर गया भैया लोग, 1 मिनट माइक उठा लें। चलिए पहला सवाल, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर so that its real image is 3 times the size of the object। जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं यार, मेरा भी लैपटॉप लो पे जा रहा है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन पढ़ लिया था, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या बोलता है, फॉर रियल इमेज हमें पता है कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव होने वाला है। ठीक है, और ये दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है क्या, सो दैट इट्स रियल इमेज इज 3 times
द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो इमेज हो हमारा कैसा हो, 3 गुना हो, ठीक है। तो हमें क्या पता चल गया, v इज इक्वल टू 3u, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला सब कुछ उठा करके पुट कर देंगे यहाँ पे, v जगह 3u, u हमें फोकल लेंथ पता है -30, तो कितना हो जाएगा -40, पता चल गया। पहला क्वेश्चन तना तुम सॉल्व। दूसरा वाला क्वेश्चन कहाँ गया यार, भी आप हिल क्यों रहे हो यार, इतना पागल बना दिए हो तुम भी। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर दूसरा इसका। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हाइट 3 सेंटीमीटर, व्हेन प्लेस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है मिरर पहले कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, याद करो भैया, पॉजिटिव होता है। और यू कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। सब कुछ आकर के मिरर फॉर्मूला में पुट करो, v की वैल्यू आ जाएगी +12 सेंटीमीटर, आगे मैग्निफिकेशन पता करना है -v/u, धनाधन उठा कर पुट कर दो 1/5, फिर कितना हुआ 1/5। साइज ऑफ द इमेज निकालना है हमें, मैग्निफिकेशन कितना है 1/5 आया है, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर का हमारा हाइट दिया हुआ ऑब्जेक्ट का, उठा करके रख दो, 0.6 सेंटीमीटर आ गया हमारा इमेज का हाइट। एक और क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। An image y is formed of a point x by a plane mirror whose principal axis is AB shown here, ठीक है। Draw a ray diagram to locate the mirror and its focus। ओह, क्वेश्चन तो भैया बड़ा गजब का दिया है कि एक इमेज है y यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट है x यहाँ पे, ठीक है, और ये हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस AB। अब हमें रे डायग्राम बनाना है और मिरर को इस तरीके से रखना है, ठीक है, ताकि जो हमारा इमेज हो वो यहां पे आकर के बने। स्टेप नंबर 1, फ्रॉम वाई ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ए बी। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ठीक है, सच दैट वाई आई इज इक्वल टू आई एन, इस तरीके से कि ये वाली जो दूरी हो वो ये बराबर हो जाए, ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा का स्टेप ही बोलता है कि ड्रॉ अ लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम एन एंड एक्स सो दैट इट मीट्स द प्रिंसिपल एक्सिस ए बी एट पी, ठीक है। यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लो कि पी यहाँ पे हो गया मेरा, ठीक है, पी पॉइंट यहाँ लेते हैं। अब एक लाइन ड्रॉ करो यहाँ से, ताकि वो दोनों पी को मीट करते हुए जाए। बात समझ में आ गई। द पॉइंट पी विल बी द पोल ऑफ द मिरर एज द इमेज वाई ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एक्स इज रियल, ठीक है, एंड इन्वर्टेड एंड इन लार्ज। इतनी बातें हैं। द मिरर मस्ट बी कॉन्केव, ये बात हमें कैसे पता चली भैया, सेम साइड पे है, उल्टा है, और ठीक है यही है ना, सेम साइड पे बना हुआ है, उल्टा बना हुआ है, ठीक है। इसका मतलब कि जो मिरर होगा वो कॉन्केव होगा, ठीक है। उठा करके वो पढ़ो यार, जो मैंने वहां पे रूल बताया था उस रूल को पढ़ो, उसी से पता चलेगा कि कौन सा मिरर कहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक है। चौथा स्टेप, ज्वाइन वाई एक्स एंड एक्सटेंडेड टुवर्ड्स द मिरर, इट रिप्रेजेंट अ लाइट रेज विच आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर इज रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ, देयरफॉर द पॉइंट सी वेयर वाई एक्स इंटरसेक्ट द एक्सिस ए बी इन द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, टेकिंग सी ए सेंटर एंड सी पी एस रेडियस, ड्रॉ आर्क ऑफ द सर्कल, दिस आर्क रिप्रेजेंट द कॉन्केव मिरर। ये मिल गया हमको, ठीक है। अब इस पॉइंट से लेकर के एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है, यहां से इस तरीके से डाला कि इसको यहां पे x को कट करते हुए जाए, y से एक लाइन ड्रॉ करेंगे x को कट करते हुए जाए, और यहां से वो वापस चला है। तो ये जो यहाँ पे लाइन आकर के वापस मिलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर को लेकर के एक आर्क बनाएंगे, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्केव मिरर हो जाएगा। उसका आधा ले लेंगे तो फोकस मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमको मिड पॉइंट सी पी फोकस है, सिंस 2f इक्वल टू r। ट्राई योरसेल्फ, 5 क्वेश्चंस हैं, ट्राई कीजिए, नीचे आंसर है। धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम। सब बढ़िया, हालचाल भी बढ़िया है, आप लोगों का भी मेरा भी। बस आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए मेरे साथ। मैं हूं आप लोगों का दोस्त, आपका ब्यूटीफुल सा प्यारा सा चैनल पीबीसी नॉलेज, अभिषेक मौर्य। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यार। तो चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जो भी हो आप लोगों का। बाय बाय।